गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समझने जा रहे हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जिसके विषय में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लोक प्रशासन का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को लोक प्रशासन की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना लोक प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकता, अपना जीवन का संचालन नहीं कर सकता। अपना पूरा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक प्रशासन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। तो लोक प्रशासन यह हमने जान लिया कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत आता क्या है, तो इसके लिए हमको देखना होता है लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा व्यापक विचारधारा है, दूसरी विचारधारा संकुचित विचारधारा है। व्यापक विचारधारा को मानने वाले जो विचारक हैं उसमें एल डी वाइट हैं, जो कि ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि लोक प्रशासन को संकुचित विचारधारा के माध्यम से समझाने वाले जो विचारक हैं उनमें हम देखते हैं लूथर गुलिक है, साइमन है, जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है सिर्फ कार्यपालिका तक सीमित है। तो यहाँ हम समझने जा रहे हैं कि लोक प्रशासन की संकुचित विचारधारा को अपनाने वाले जो विचारक लूथर गुलिक हैं वह लोक प्रशासन को किस तरह से समझाते हैं। तो लोक प्रशासन को लूथर गुलिक महोदय जो है अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं POSDCORB, इन अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के माध्यम से वह लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाते हैं। तो हम देखते हैं कि चूँकि वो संकुचित विचारधारा को अपनाते हैं, वे ये मानते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ कार्यपालिका को ही शामिल किया जाना चाहिए, कार्यपालिका के कार्यों को ही शामिल किया जाना चाहिए। तो वो लोक प्रशासन के क्षेत्र को इस तरह से समझाते हैं कि वो बताते हैं कि सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट जो लोक प्रशासन की क्षेत्र की व्याख्या करता है वह आता है P। तो ये जो P है ये दर्शाता है कि P से लूथर गुलिक कहते हैं कि P का मतलब ये हो गया कि प्लानिंग, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वह ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो सकता है, वह निजी हो सकता है, प्रशासकीय हो सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग के हम उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। तो प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है और इस बात की हमको आवश्यकता पड़ती है कि रूपरेखा इस तरह से तैयार की जाए, उसकी कार्य योजना का निर्माण इस तरह से किया जाए कि जिससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को हासिल कर सकें, उद्देश्य को हासिल कर सकें, वह जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सफल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। इसके लिए हम लोगों को यानी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब जब हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर ली तो दूसरा आप बताते हैं कि ओ की आवश्यकता पड़ती है, यानी ओ का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रशासकीय ढांचा है उसको भी हमको संगठित करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बताते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत यानी जब हम उसके क्षेत्र की व्याख्या करते हैं तो जो प्रशासकीय ढांचा है उसको इस तरह से संगठित किया जाए जिससे उसका जो कार्यों का विभाजन है वह व्यवस्थित हो सके और वह ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। अब तीसरा अल्फ़ाबेट आता है एस। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी स्टाफ, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम चलाते हैं तो हमको एक स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्टाफ के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकते, क्योंकि जब कर्मचारी नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा तो उस संगठन का जो यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, कौन लोग काम करेंगे? तो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन कर्मचारियों के लिए
लोक प्रशासन में यह देखना होता है कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाए, उनकी भर्ती की कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए, किस प्रणाली को अपनाया जाए जिसके द्वारा योग्य, कुशल, ईमानदार कर्मचारी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है स्टाफ के लिए। फिर यदि हमने स्टाफ का चयन भी कर लिया तो उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, उनके कार्य करने के लिए उनको प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाएगा, प्रशिक्षण की किस मेथड्स को अपनाया जाएगा जिससे कर्मचारी योग्य हो, कुशल हो जाएं, दक्ष हो जाएं। तो इसके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है और स्टाफ के लिए विभिन्न तरह की यानी भर्ती की पद्धति, प्रशिक्षण की पद्धति, ये सारी चीज़ें, सेवा शर्तों की प्रणाली, ये सब हमको देखना होता है। अब जो चौथा आता है वो आप कहते हैं डी है। डी का मतलब ये हो गया कि निर्देशन, यानी लोक प्रशासन का कार्य प्रशासन संबंधी कार्यों का विश्लेषण करना होता है। तो प्रशासन संबंधी कार्यों का विश्लेषण करने के लिए यानी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, निर्देशन की ज़रूरत होती है कि पूरे जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का विश्लेषण करने के बाद एक निर्णय देने के लिए संगठन में एक व्यक्ति की होना ज़रूरी है, एक पद का होना ज़रूरी है। उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन के समस्त कर्मचारियों को एक उचित मार्गदर्शन देना होता है, उचित तरीके से सभी कर्मचारियों को समझाना होता है कि उनको किस तरह से काम करना है। तो ये जो अक्षर थे POSD। अब आता है CO। CO यानी कि CO से बनता है कोऑर्डिनेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को के लक्ष्यों को अच्छे से हासिल करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंची हाइट पर ले जाने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो प्रशासन है, यह संगठन है, यह एक सामूहिक कार्य है और प्रशासन में संलग्न कर्मचारियों को उनके विभागों तक यानी उनके आपस में भी कर्मचारियों के बीच कोऑर्डिनेशन हो, उनके विभागों में भी कोऑर्डिनेशन हो और इस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को संचालित किया जाए कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के साथ मिलकर इस भावना के साथ काम करें कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन नित नई ऊंचाइयों को छुए। उस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों के बीच कभी भी किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। कर्मचारी एक जो है पॉजिटिव सोच के साथ काम करें और उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनके अंदर समन्वय का होना आवश्यक होता है। अब अगला जो अल्फ़ाबेट आता है हम यहाँ देखते हैं कि वह आर आता है। आर का मतलब क्या होता है? आर से आशय लूथर बुलिक महोदय का है रिपोर्टिंग, यानी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को संचालित किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, काम की गति कितनी है, उस कार्य में प्रगति कितनी हुई, इन सब के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना होता है। तो वह प्रतिवेदन तैयार करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया है उसके सम्मुख उस प्रतिवेदन को भेजा जाता है, जिससे कि यह विश्लेषण किया जाता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन किस गति से काम कर रहा है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हो रही है, वह किन ऊंचाइयों को छू रहा है। इन सब का विश्लेषण उस प्रतिवेदन के माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस का पता हम नहीं लगा सकते। तो ये प्रतिवेदन यानी आर से रिपोर्टिंग भी देना बहुत अधिक आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में क्या आता है, बजटिंग, यानी बी से क्या बनता है, बजट यानी बजटिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके शुरुआत से ही एक बजट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बजट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया नहीं जा सकता। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, बजट की आवश्यकता पड़ती है। तो बजट
जो है वह भी लोक प्रशासन के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो बजट के माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को संचालित किया जाता है। फिर उस बजट के माध्यम से ही यह निर्धारित किया जाता है कि किस विभाग में कितने बजट आवंटित किया जाएगा, उस बजट को खर्च किस तरह से किया जाएगा और खर्च करने के बाद आय और व्यय का जो विवरण है उसको किस तरह से दिया जाएगा, यह भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही यानी कहना चाहिए शॉर्ट विधि को अपनाते हुए लूथर गुलिक महोदय ने अंग्रेजी के POSDCORB के माध्यम से लोक प्रशासन के क्षेत्र की व्याख्या की है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम POSD यानी संकुचित विचारधारा के तहत लूथर गुलिक के महोदय के इस क्षेत्र की व्याख्या के अंतर्गत हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वह POSDCORB तक है, यानी कार्यपालिका को लूथर गुलिक महोदय ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल किया है और कार्यपालिका के अंतर्गत जिन कार्यों को किया जाता है वो सब जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भली भांति लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जो कि संकुचित विचारधारा को अपनाने वाले लूथर गुलिक महोदय ने अपने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के माध्यम से आपको समझाया है, वह समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।